Hello everyone. Once again, good morning to all of you. In the pediatric session, in the previous classes, we started with the new unit, the unit number 4. The heading is the IMNCI. ठीक है. In this, we already completed about its introductory phase and its components comes under it. ठीक है. Then next, today we started with the next heading, that is the aims of the IMNCI. ठीक है. So what are the different types of the actual aim of to launching this IMNCI. ठीक है. By the WHO and the UNICEF and other agencies. ठीक है. Means कि ये IMNCI जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, बाय द कोलैबोरेशन ऑफ द WHO एंड द यूनिसेफ. ठीक है. ठीक है. तो ये इसको बनाने का एम्स, मतलब ये IMNCI लॉन्च करने का जो मेन, ठीक है, उसका जो एम क्या था, ठीक है, मतलब उनका टारगेट क्या था, ठीक है, किस अचीवमेंट के लिए उन्होंने इस क्राइटेरिया को उसको लॉन्चिंग किया गया था. ठीक है. So there are the common aims of the IMNCI. Today we discussing about the first one, the intervention of the commonly occur disorders which leads the mortality and the morbidity rate. ठीक है. मीन्स ऐसे जो प्रॉब्लम्स होती है चिल्ड्रंस के अंदर, जैसे कि द इंटरवेंशन ऑफ द कॉमनली अकर, ठीक है, मतलब ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है चिल्ड्रंस के अंदर जो कॉमनली उनके अंदर आइडेंटिफाई की जाती है. ठीक है. ऐसे देखा जाए तो जैसे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. ठीक है. तो बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होने का रीजन, बेसिकली इसको रीजन को हम आइडेंटिफाई किया जाए. ठीक है. तो चिल्ड्रंस के अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होने का रीजन, बेसिकली के चिल्ड्रंस होते हैं उनको मतलब कोई भी भूख वगैरह लगती है तो वो वर्बली उनको रेस्पॉन्स नहीं दे पाते. ठीक है, कि हमको भूख लगी है. ठीक है. या फिर जो वॉलंटरी खुद एक्टिविटी करके वो उस जिस जगह के ऊपर जो फूड स्टफ्स होते हैं तो उस जगह के ऊपर जो वॉलंटरी नहीं जा सकता. ठीक है. और अदर जो उनको केयर करने वाले होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है. ठीक है. और अदर जो मेन रीजन हो सकता है कि उनका बॉडी के ऑर्गन का मैचुरेशन, ठीक है, जो टोटल उनका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ऑर्गन्स का, उनके अंदर डिस्टर्बेंस होने की वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है. तो ये जो मेजर प्रॉब्लम जो चिल्ड्रंस के अंदर होती है तो किस वजह से उनका जो रीजन होता है. ठीक है. तो ये जो कॉमनली अकर डिसऑर्डर्स वगैरह होगा एट द फर्स्ट लाइफ वीक. ठीक है, मतलब फर्स्ट वीक होता है जो स्टार्टिंग में जब न्यू बॉर्न बेबी बर्थ लेता है. ठीक है. तो उसी टाइम के दौरान जो कॉमन अकर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से चिल्ड्रंस की मोर्टिलिटी रेट एंड द मॉर्बिडिटी रेट होती है वो इंक्रीज होती है. तो ऐसे प्रॉब्लम्स का इंटरवेंशन करना. ठीक है. तो फर्स्ट एम रहेगा द इंटरवेंशन ऑफ द कॉमनली अकर डिसऑर्डर्स एंड विच leads the increase the mortality and the morbidity rate. Okay. The next one, the its acts on anyhow reduce the common occur disorders. ठीक है. मीन्स इसका जो मेन अलग एम रहेगा कि acts on anyhow reduce the common disorders. ठीक है. मीन्स जो कॉमन डिसऑर्डर्स हो जाए, ठीक है, तो उनको एनी हाउ कंडीशन के अंदर, एनी हाउ सिचुएशन के अंदर किसी भी मेथड के द्वारा उनको कंट्रोल के अंदर उनको करना है. ठीक है. तो इट्स एक्ट्स ऑन एनी हाउ रिड्यूस द कॉमन अकर डिसऑर्डर्स, मतलब एनी हाउ जो एक्शन करके जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रिड्यूस करवाना. ठीक है. The next one, to contribute the proper growth and development. ठीक है. मीन्स contribute करवाना. ठीक है. कॉमन डिसऑर्डर्स वगैरह नहीं होंगे तो इनडायरेक्टली चिल्ड्रंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. इलनेस वाली कंडीशन नहीं होगी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो अच्छी तरह से हो सकता. मीन्स पॉजिटिव वे के अंदर उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हो सकेगा. यदि चिल्ड्रंस के अंदर कोई इलनेस वाली सिचुएशन या भी कोई कंडीशन यदि नहीं रहेगी तो इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. Then next, fourth one, the assess the succeed status of any healthcare
स्कीम, ठीक है, मीन्स चिल्ड्रन से रिलेटेड पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड जो कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोई हेल्थ केयर स्कीम या फिर हेल्थ केयर जो पॉलिसी वगैरह अप्लाई की जाती है हेल्थ से रिलेटेड फॉर स्पेसिफिकली चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। तो उनका जो अलग अलग टाइप की जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है तो उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर एक उनका टारगेट होता है, ठीक है। तो उसी टारगेट के हिसाब से तो बहुत सारे जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज, जो स्कीम्स और जो पॉलिसीज वगैरह होती है चिल्ड्रन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल की जाती है विद द पर्टिकुलर टारगेट, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टारगेट से रिलेटेड जो उनका एक्शन के अंदर उनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो वो बेसिकली उनको जो सक्सीड होती है या नहीं होती, ठीक है, तो उनका जो एसेस द सक्सीड स्टेटस ऑफ एनी हेल्थ स्कीम, ठीक है, मीन्स जो चिल्ड्रंस का हेल्थ का स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए कोई स्कीम या फिर कोई हेल्थ पॉलिसी वगैरह जो लॉन्च की जाती है तो वो सक्सीड हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये इसका एम के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली कि इसका जो कोई भी फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी तो जिसका जो टारगेट होगा तो वो हेल्थ यदि इंप्रूव होगी। इनडायरेक्टली आप देखिए कि एक एरिया के अंदर बहुत सारे हेल्थ पॉलिसी वगैरह एप्लीकेबल की जा रही है, ठीक है, बट उस एरिया का जो सर्वे करने के बाद में हमको रिजल्ट मिला कि उस एरिया के अंदर चिल्ड्रंस की मॉर्टिलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट का जो रेशियो, जो स्टेटस है वो बहुत ही बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि जो भी हेल्थ केयर जो पॉलिसीज, जो स्कीम्स वगैरह उस एरिया के ऊपर एप्लीकेबल की जा रही है, ठीक है, तो वो कुछ काम की नहीं है, ठीक है, वो फेल हो रही है, ठीक है, वो इतनी सक्सीड नहीं हो रही, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, द काउंसलिंग ऑफ द होम कोरिलेटेड फैसिलिटी, ठीक है, मीन्स जो होम से रिलेटेड मतलब जो घर पे रहते हुए चिल्ड्रंस के जो फैमिली मेंबर्स, जो घर से रिलेटेड जो कोरिलेटेड फैसिलिटी मतलब हेल्थ के साथ साथ में जो घर के अंदर रहने के साथ साथ अदर कोई जो फैसिलिटीज होती है जो चिल्ड्रन से या फिर फैमिली के लिए जो बेनिफिशियल होती है, तो ये फैसिलिटीज होती है वो भी घर के अंदर जो रह के उनको एप्लीकेबल या फिर उनको बताई जाती है, उनको काउंसिल के मतलब उनको गाइडेंस दिया जाता है, ठीक है। एज फॉर द BF स्टैंड फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, उनको घर के अंदर यदि सर्विस वगैरह किया जाएगा तो घर के अंदर रहने के हेल्थ के एजुकेशन से साथ साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में उनको इनिशिएटिंग उनको करवाया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर बर्डन, ठीक है, एक्सपेंडिचर बर्डन इट मीन्स कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो कॉमन हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो डिसऑर्डर्स होते तो उनको कैसे भी के अंदर उनको कम करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या अफेक्ट पड़ेगा कि जो एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा होता है, ठीक है, जो मेडिकल जो बिलिंग वगैरह होता है तो उनका जो खर्चा होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो घर के अंदर एक्सपेंडिचर ऑफ बर्डन, ठीक है, एक्सपेंडिचर बर्डन मतलब जो पैसे का खर्चे का जो बर्डन होता है वो इनडायरेक्टली रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम उसको बैलेंस या फिर जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इलनेस अर्ली रिकॉग्निशन और इलनेस अर्ली रिकॉग्निशन मतलब जो घर वालों को ऐसा एडवाइस किया जाएगा या फिर एजुकेटेड किया जाएगा कि रेगुलरली जो होम विजिट या फिर जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं उनके अंदर हमको चेकअप्स वगैरह करवाना है, ठीक है। तो जो वो इलनेस का अर्ली जो रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो विजिट के ऊपर चिल्ड्रंस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम जो भी थोड़ा बहुत भी अल्टरेशन उनको बताया जाएगा कि आपके चिल्ड्रंस के अंदर ये सब है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। बट उनको अर्ली स्टेजेस के अंदर ये भी थोड़ा भी इसको डाइवर्शन यदि आपको लगे तो आपको अर्ली जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी का जल्दी आपको हेल्थ केयर सेंटर के ऊपर हमको विजिट करनी है, ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत भी यदि अल्ट्रेशन के बारे में उनको एजुकेट उनको
बताया जाएगा, ठीक है, होम बेस के ऊपर, ठीक है, मतलब घर के लेवल के ऊपर, ठीक है। तो वो इससे वजह से क्या हो पाएगा, तो इलनेस अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, जो स्टेजेस होती है इलनेस की, वो अर्ली स्टेजेस के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा और उसको सॉल्व कर दिया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग इट मीन्स पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जो ये स्टेप होता है फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रंस का कंट्रोल करना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करना, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, चिल्ड्रंस की नीड होगी वो पूरी हो सकती है, चिल्ड्रंस का जो न्यूट्रिशनल पैटर्न, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह उसको अच्छे से मिल सकेगी। यदि बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये जो उसका एम है वो उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यदि लो होगा, ठीक है, तो बहुत सारे भले यदि उनको एडवाइसेस दे दी जाए किसी पुअर फैमिली को, बट इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशनल उनकी जो इनकम, जो फैसिलिटी वगैरह अच्छी नहीं है, मेडिकल जो अवेलेबिलिटी उनको नहीं मिल पाएगी, तो इनडायरेक्टली इनका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली फर्स्ट होम से रिलेटेड उनको फैमिली प्लानिंग का एजुकेशन होता है वो दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो these all about the common aims of the IMNCI, ठीक है, तो इनके बेस के ऊपर IMNCI। ओके, then next after the IMNCI aims, ठीक है, after the aims of the IMNCI जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं उसके एम्स के अंदर, ठीक है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट हेडिंग इन द IMNCI दैट इज द IMNCI गाइडलाइंस, ठीक है, मीन्स IMNCI गाइडलाइंस कि ये IMNCI जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, मतलब ये अलग अलग टाइप्स के जो एम्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर जो इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर जो चिल्ड्रंस की और जो नियोनेटल की जो हेल्थ इलनेस वाली कंडीशंस होती है, ठीक है, तो उनको किस वे के अंदर उनको मैनेजमेंट किया जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस होती है वो उसके अंदर इनके द्वारा एप्लीकेबल की जाती है, ठीक है। तो फॉलोइंग द देयर आर द 4 गाइडलाइंस प्रेफर्ड बाय द IMNCI, ठीक है। तो गाइडलाइंस के अंदर फर्स्ट वन द जनरल असेसमेंट, ठीक है, द जनरल असेसमेंट इट मीन्स पर्टिकुलर किसी केस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कोई भी केस हो सकता है, कोई भी कॉमन अकरिंग डिसऑर्डर जो चिल्ड्रंस के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उनका क्या करना है कि जनरल असेसमेंट, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द जनरल असेसमेंट इट मीन्स ऑफिशियली नीडेड डाटा, ठीक है, मतलब ऑफिशियली जो नीडेड जो डाटा होता है, ठीक है, मतलब कोई भी जो केस मैनेजमेंट, जो भी पर्टिकुलर कोई केस का मैनेजमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक केस से रिलेटेड जो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक, ठीक है, मतलब ऑफिशियली जो नीडेड जो डाटा होता है, ठीक है, उनका असेसमेंट करना, तो वो आएगा जनरल असेसमेंट, ठीक है। मीन्स केस मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले पर्टिकुलर केस से रिलेटेड उसकी जनरल जो ऑफिशियली जो नीडेड जो डाटा होता है, ठीक है, कि केस को आइडेंटिफाई उसको डायग्नोज करने के लिए, तो उन असेसमेंट को हमको एप्लीकेबल करवाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द आइडेंटिफाई द डेंजर साइन, ठीक है, मतलब जो डेंजर साइन, ठीक है, बट डेंजर साइन इट मीन्स कि केस का जो सीवियरिटी लेवल कितना है, ठीक है, सीवियरिटी लेवल इट मीन्स कि जो केस है, ठीक है, जो हमने हैंडलिंग कर रहे हैं तो उनका जो लेवल कितना है, ठीक है, माइल्ड लेवल का है या फिर अभी तक कोई सिम्टम्स वगैरह वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग हुआ है, अभी तक स्टार्टिंग हुआ है, या फिर मॉडरेट लेवल का है, माइल्ड लेवल का है, या फिर सीवियर लेवल का है, ठीक है। तो सीवियर लेवल का यदि होगा तो उसके अंदर जो डेंजर साइंस होता है, ठीक है, मतलब ऐसे जो साइंस उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं पर्टिकुलर जो पर्सन में, ठीक है, उसी के अंदर जो हार्म पोटेंशियली नीड द
स्पेशल अटेंशन, मतलब उस केस जो विक्टिम होता है, मतलब जिसके अंदर प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर स्पेसिफिक टाइप के जो ऐसे डेंजरियस जो उसको हार्म करने वाले, मतलब उसको जो नुकसान करने वाले ऐसे जो सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर शो होते हैं, ठीक है, तो उनको हमको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम होती है और उसके अंदर जो डेंजर साइंस होते हैं कि ये यदि साइंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो ये से जो स्पेसिफिकली जो डेंजर साइन होते हैं वो हमको पता होना चाहिए, या फिर उसके अंदर चेकआउट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट द रूटीन असेसमेंट, ठीक है, रूटीन असेसमेंट इट मींस कि डेंजर जनरल असेसमेंट करने के बाद में हमने उसका कुछ डेंजर असेसमेंट किया, मतलब डेंजर साइन यदि उसके अंदर है या नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद में डेंजर साइन आइडेंटिफाई करने के बाद में यदि डेंजर साइन है तो इमरजेंसी के अंदर जो स्पेशल अटेंशन हमने उसको एप्लीकेबल किया, ठीक है। देन नेक्स्ट आफ्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट, मतलब उसकी जो केयर फैसिलिटी जो सर्विसेज होती है वो हमने उसके अंदर स्टार्टेड कर दी। स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा कि उसका रूटीन असेसमेंट हमने किया, ठीक है। रूटीन असेसमेंट इट मींस द प्रोग्रेसिव स्टेट आफ्टर द केयर, ठीक है, मींस केयर में जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से पहले उसका स्टेटस कैसा था, ठीक है, और अभी जो हेल्थ किट देने के बाद में स्टेटस कैसा था। इससे पहले हमने जनरल असेसमेंट किया, डेंजर साइन वगैरह देखी, ठीक है, तो ये डेंजर साइंस वगैरह देखने के बाद हमने ट्रीटमेंट किया, ठीक है। तो इस कंडीशन से लेकर अभी की जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन के अंदर क्या से क्या जो प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में तो जो जितना प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, तो उसी प्रोग्रेस को देखना आता है रूटीन असेसमेंट के अंदर, ठीक है। मींस पहले की सिचुएशन ये थी, उसके अंदर ये से डेंजर साइन थे, ठीक है, अर्ली मैनेजमेंट हमने किया और उसको इस कंडीशन के अंदर लाया, ठीक है। अभी और भी जो उसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन के इस कंडीशन में आगे की तरफ बढ़ा, इस कंडीशन में आया, दूसरी कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ से आने में जो प्रोग्रेस होता है वो आता है इस रूटीन असेसमेंट के अंदर, ठीक है। इट मींस द प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ द आफ्टर केयर, ठीक है, तो एडमिट रहेगा और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिट रहने के साथ उसके केयर फैसिलिटी के अंदर वो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो इन सबका उसके अंदर आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इफेक्टिवली काउंसलिंग और फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इफेक्टिवली काउंसलिंग इट मींस उसको काउंसलिंग, उसको गाइडलाइंस वगैरह होती है वो उसको बताना, ठीक है, उसको एजुकेटेड करना, ठीक है। अबाउट द फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन इट मींस पर्टिकुलर जो उसको एडवांटेजेस वगैरह हो, ठीक है, उसको हाईलाइट करके उसको यदि बताया जाता है, ठीक है। फॉर्मल पर्सन मतलब उसको वेल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, ठीक है, अदर जो उसको सेफ्टी मेजर्स के बारे में, तो ये सब जो उसकी सुरक्षा से रिलेटेड जो फॉर्मल मैनर के अंदर उसको बताया जाता है, ठीक है, तो वो आता है फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस होती है IMNCI के अंदर द जनरल असेसमेंट, फिर उसका स्पेसिफिक कोई डेंजर साइन है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, उसको फैसिलिटीज वगैरह मिलना स्टार्टेड हो गया, फिर उसका रूटीन असेसमेंट करते हैं, डे बाय डे उसका रूटीन असेसमेंट, उसका प्रोग्रेशन लेवल उसका देखेंगे, फिर लास्ट के जब टीचर्स के टाइम पे आएगा तो होम विजिट के टाइम पे या फिर उसको टीचर्स के टाइम पे उसको फॉर्मल लेवल के अंदर इफेक्टिवली हम उसको गाइडेंस और काउंसलिंग वगैरह हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस कम्स अंडर द IMNCI। देन नेक्स्ट वन द IMNCI गाइडलाइन एज एग्जाम्पल, ठीक है, मतलब IMNCI के जो अलग अलग जो गाइडलाइंस बताई थी, ठीक है, जनरल असेसमेंट, डेंजर साइन आइडेंटिफिकेशन, रूटीन असेसमेंट एंड द इफेक्टिवली काउंसलिंग, ठीक है। तो पर्टिकुलर चीज को ऐसे जो असेसमेंट की जो गाइडलाइंस होती है उसको एक एग्जाम्पल से रिलेटेड हम उसको को रिलेटेड करें, ठीक है। तो एज एग्जाम्पल द रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है, ऐसा मानिए कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस एक चिल्ड्रंस के अंदर हमको आइडेंटिफाई की गई, ठीक है, तो उसके अंदर हम
जनरल असेसमेंट, ठीक है। जनरल असेसमेंट मतलब उसका जो ऑफिशियली हमको क्या क्या नीडेड जो असेसमेंट होता है वो हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे, उसका रेस्पिरेशन रेट और उसका एफर्ट, ठीक है, मतलब जो सांस लेने का जो उसका जो प्रोसेस कह रहा है, ठीक है। जैसा है कि इस वे के अंदर उसका एफर्ट मतलब फटाफट यदि ले रहा है, एक होता है कि मतलब एक जो है ना वो फटाफट ले रहा है, ठीक है, जल्दी से इंस्पिरेशन और उसका एक्सपिरेशन यदि कर रहा है, ठीक है। एक हो रहा है कि इंस्पिरेशन हो रहा है वो फटाफट कर रहा है बट वो बहुत ही लंबा डीप यदि लेगा और धीरे धीरे उसको एक्सपेल आउट करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि एक इंडिविजुअल पर्सन इंस्पिरेशन यदि ले रहा है और थोड़ी देर तक वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत कोई प्रोसेस नहीं रहता है। तो ये रेस्पिरेशन का जो एफर्ट होता है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी उसको इलनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन रेट है, ठीक है, पर्टिकुलर जो 1 मिनट के जो टाइम इंटरवल के अंदर तो रेस्पिरेशन का जो इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन का जो इवेंट होता है उसको आइडेंटिफाई, उसकी जो पर्टिकुलर जो रेट कितनी होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द एयरवे स्टेटस, ठीक है। एयरवे स्टेटस का इट मींस द नोज टू द लंग्स, ठीक है। तो नोज से जो लंग्स तक का जो एक पाथवे है, ठीक है, हमारा जो एयरवे ट्रैक्ट है उसका स्टेटस कैसा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इन द रेस्पिरेटरी इलनेस we have to be assessed for the general assessment. In this we have to be identify about the respiration rate and the effort of the respiration. If the patient, if the person होता है, ठीक, तो स्पेसिफिकली उसका जो रेस्पिरेशन जो रेट और उसका जो रेस्पिरेशन का जो एफर्ट स्लो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, रैपिड ब्रीथिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। एपनिया मतलब जो डीप ब्रीथिंग वगैरह यदि कर रहा है तो उसके स्टेटस को हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट एयरवे स्टेटस, जो एयरवे का उसका जो स्टेटस मतलब उसके नोज टू माउथ और माउथ से उसका जो लंग्स वाला जो एक रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको आइडेंटिफाई इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कफिंग मतलब उसके अंदर जो कफिंग स्टेटस, यदि वो कफिंग वगैरह कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्पूटम का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पूटम का टेस्टिंग वगैरह किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यानी अबनॉर्मल साउंड, ठीक है, मींस जो रेस्पिरेशन के दौरान जो स्पेसिफिक टाइप की जो ग्रंटिंग साउंड वगैरह जो बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर नोटिस किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब उसके रेस्पिरेटरी इलनेस के जनरल असेसमेंट के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द डेंजर साइन, ठीक है, द डेंजर साइंस फॉर द रेस्पिरेटरी इलनेस, द रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड उसके डेंजर साइन उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड जो जनरल साइंस के जो डेंजर साइन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा एज लाइक साइनोसिस कंडीशन, ठीक है, मतलब जो लंबे पीरियड से रिलेटेड उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसके अंदर साइनोसिस वाली कंडीशंस होती है वो अवेलेबल रहेगी, पूरी बॉडी है वो ब्लू डिस्कलरेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पूरी बॉडी का जो स्किन कलर होगा वो ब्लू डिस्कलरेशन उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेट करेगा डेंजर साइन के अंदर, ठीक है। Then next one the unresponsiveness, ठीक है। अनरेस्पॉन्सिवनेस मतलब चिल्ड्रंस होगा वो एक ही कंडीशन के अंदर बिना किसी एक्टिविटी के किए बिना हिले डुले वो एक ही पोजीशन के अंदर अनरेस्पॉन्सिव तरीके इस वे के अंदर वो रह सकता है, ठीक है। वो कोई भी हाथ पांव का मूवमेंट है, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा, अनरेस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। एंड सेल्फ ब्रीथिंग
और वो सेल्फ ब्रीथिंग होता है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो बेसिकली जो चिल्ड्रंस होता है उनको वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बर्थ के टाइम से उनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो सेल्फ ब्रीथिंग का पैटर्न होता है वो इनिशिएट हो पाए, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उनका जो एफर्ट लेस, मतलब उनके जो रेस्पिरेशन का जो एफर्ट होता है उसको कम करने के लिए ये अनरेस्पॉन्सिव सेल्फ ब्रीथिंग होता है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द इंक्रीज एंड द डिक्रीज, मतलब जो अबनॉर्मल टाइप का जो रेस्पिरेशन जो रेट या तो फिर बहुत ही ब्रेडिपनिया वाली कंडीशन, ठीक है, मतलब जो रेस्पिरेशन जो नॉर्मली जो चिल्ड्रंस के अंदर होता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल से भी उसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट इसे चिल्ड्रंस के अंदर होता है एट टाइम ऑफ बर्थ, तो उससे यदि कम है, ठीक है, 20 है 18 है तो वो अबनॉर्मिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। बट इससे यदि ज्यादा है, ठीक है, तो 70 ब्रीथ, ठीक है, 80 ब्रीथ तो वो अबनॉर्मिटी को इंडिकेट करता है, उसके रेस्पिरेशन या फिर ब्लॉक या फिर पूरी तरह से उसके अंदर ब्लॉकेज हो चुका है, जो टेम्पररी फॉर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो चल नहीं रहा है, ठीक है, जो चिल्ड्रंस है वो सेमी एसिडिस कंडीशन के अंदर है। तो ये सब जो सिम्टम्स है एज लाइक द साइनोसिस, अनरेस्पॉन्सिव सेल्फ ब्रीथिंग, खुद यदि ब्रीथिंग पैटर्न नहीं ले पाता है, ठीक है, उसका रेस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज या फिर जो बहुत ही डिक्रीज हो रखा है या फिर वो ब्लॉकेड है, ठीक है, मतलब जो चल नहीं रहा है, एपनिया मतलब एब्सेंट वाली कंडीशंस उसके अंदर है, ठीक है। Then next one, the routine assessment. Routine assessment for the respiratory illness, that is the respiration process. ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद में स्पेशल अटेंशन उसको हमने केयर फैसिलिटीज वगैरह दी, ठीक है। एयरवे ट्रैक्ट के अंदर प्रॉब्लम तो एयरवे को हमने डायलेटेड कर दिया, इन्फेक्शन वगैरह है तो एंटीबायोटिक्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंगिंग करती है वो हमने उसको दे दी, ठीक है। फिर अगर कोई म्यूकस उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड कर रहा है तो म्यूकोलाइटिक्स मतलब उस म्यूकस को निकालने के लिए जो दवाई वगैरह होगी वो हमने उसको प्रेस्क्राइब करवा दी, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑक्सीजन का कमी था, साइनोसिस की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह होती है वो हम उसको लगा देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेल्फ ब्रीदिंग, मतलब जो चिल्ड्रंस होता है वो उसके ऑर्गन्स सेल्फ यदि ब्रीदिंग पैटर्न को अचीव नहीं कर पा रहे तो उसको हमने वेंटिलेटर के ऊपर हमने उसको रखा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद में हमने उसका शरीर से उससे रिलेटेड हमने उसको दी, ठीक है। फिर इसी के बाद रूटीन असेसमेंट के अंदर हम देखेंगे कि उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस वो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उसका रेट यदि बढ़ी हुई थी तो क्या थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन आया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम थी क्या वो थोड़ी बहुत का नॉर्मल पैटर्न उसके अंदर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एयरवे ट्रैक्ट के अंदर जितना जो ब्लॉकेज वगैरह का है क्या थोड़ा बहुत जो रास्ता है वो खुला या नहीं खुला, ठीक है। जो चिल्ड्रंस है बेसिकली इससे पहले वाली कंडीशन के अंदर अनरेस्पॉन्सिव था, मतलब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देता था, बट अभी हम देखेंगे कि वो थोड़ा बहुत हिलने डुलने लग गया है, ठीक है, रेस्पॉन्स देने लग गया है। तो ये वो उसके अंदर रूटीन असेसमेंट मतलब ये सब एक्टिविटी उसके अंदर होगी तो हमको ये पता लगेगा कि जो भी हमने केयर फैसिलिटीज उसको हमने दी है, ठीक है, तो वो प्रोग्रेसिव कंडीशन के अंदर है, उसका प्रोग्रेस उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, वो पड़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द कफिंग, मतलब उसको जो खांसी वगैरह थी तो खांसी अभी भी उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सब उसके अंदर आइडेंटिफाई हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है काउंसलिंग इफेक्टिवली, मतलब जो फोर्थ गाइडलाइन के अंदर आएगा इफेक्टिवली उसको काउंसलिंग देना है, ठीक है। मतलब उसके जो केयर गिवर्स है तो IMNC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी इलनेस वाले जो पर्सन होता है उसके जो फैमिली मेंबर्स होता है उनको हमको काउंसलिंग जो फॉर्मल एजुकेशन वगैरह दिया जाता है, उसके अंदर आएगा सेफ्टी मेजर, मतलब जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हो तो उससे रिलेटेड हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो क्या क्या रखना है तो वो उसको हमको बताना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द जो एनवायरमेंटल, मतलब जो सराउंडिंग एनवायरमेंट चिल्ड्रंस को पॉल्यूटेड एरिया के अंदर नहीं लेके जाना है, ठीक है,
है, फ्रेश एयर के अंदर उसको एक्सपोज करना है, ठीक है। एनवायरमेंट उसका हाई एनवायरमेंट होता है उसको जाने से हमको रोकना है, मतलब ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम होता है, तो उसको हमको अवॉइड करवाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट हाइजीन, मतलब जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डस्ट वाले एरिया के अंदर हमको नहीं, उसकी साफ सफाई वगैरह हमको रखनी है, ठीक है। जो नोज कैविटी वगैरह होते हैं उसको हमको रूटीनली हमको क्लियर वगैरह करवाना है, ठीक है। तो ये सब हमको आइडेंटिफाई उसके अंदर उनको एजुकेट हमको करवाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सराउंडिंग वेंटिलेशन, मतलब वो प्रॉपर तरीके से जो एयर जो वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, विंडोज वगैरह होती है, तो जहाँ पे बेबी वगैरह सो रहा है होम के अंदर, तो उसका वेंटिलेशन होता है वो हमको प्रॉपरली वे के अंदर हमको करने की जरूरत रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पोजीशन, मतलब चिल्ड्रंस को रेस्पिरेशन जो डिफिकल्टी हो रही है तो प्रॉपर तरीके से हमको पोजीशन के अंदर रखना है उसको, जो कोई भी टॉवल वगैरह उसको हमको ओढ़ा के हमको नहीं रखना है, उसको थोड़ा प्रॉपर पोजीशन के अंदर हमको रखना है। जो डिफरेंट टाइप की जो पोजीशंस होती है, फॉलर पोजीशंस होती है, सेमी फॉलर पोजीशंस वगैरह होती है, ठीक है। और चिल्ड्रंस होता है उसको पेट के बल के ऊपर हमको ऐसे उल्टा हमको नहीं उसको लेटाना है, ठीक है, वरना उसको एफर्टफुल उसको ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो करना पड़ता है। और ये पोजीशन यदि अबनॉर्मल है और ऑलरेडी उसका जो एयरवे ट्रैक्ट होता है वो डिफेक्टिव है, और उल्टा यदि पोजीशन यदि सही तरीके से हमने नहीं दे रखी है उसको सुलाने का, ठीक है, तो अबनॉर्मल प्रॉब्लम है वो ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द विजिट, मतलब अदर उनको बताना है कि टाइम टू टाइम आपको विजिट करनी है, हेल्थ केयर सेंटर की हमको टाइम टू टाइम हमको विजिट करते रहना है, ठीक है। यदि कोई भी अल्टरेशन यदि होता है या फिर यदि प्रोग्रेस इसके अंदर हो रहा है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन तो वगैरह नहीं हो गया, तो आपको टाइम टू टाइम इतने टाइम इंटरवल के बाद में आपको फिर से हॉस्पिटल की विजिट है वो आपको करनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो गाइडलाइंस है IMNCI के अकॉर्डिंग एज फॉर द रेस्पिरेटरी इलनेस, यदि किसी पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी बाई चांस इलनेस वाली कंडीशंस है तो इसके अंदर जनरल असेसमेंट ये करेंगे, डेंजर साइंस होते हैं वो इसके अंदर ये अवेलेबल हो सकते हैं, रूटीन असेसमेंट इसके अंदर हम ये सब करेंगे, और फैमिली मेंबर्स को काउंसलिंग वगैरह करेंगे, तो वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो ऑन करेंगे। The next one, in the IMNCI, the color coded management, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप के जो अलग अलग जो कोड्स होते हैं, तो अलग अलग जो केसेस के अकॉर्डिंग उनके जो IMNCI के अंदर जो प्रोसेस होता है उनके अंदर अलग अलग जो कोडिंग जो कलर कोडिंग वगैरह होती है वो दी जाती है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस की जो इलनेस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग जो कलर कोडिंग का जो मैनेजमेंट वो IMNCI के अंदर इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। इन दिस द डिफरेंट द 3 कलर्स आर कोडेड इन दिस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो कलर पिंक कलर जो स्टैंड्स फॉर द चिल्ड्रंस इन द डेंजर स्टेट्स, ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल जो एक केस उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, जिस कि जो केस होता है वो एक डेंजर स्टेट के अंदर होता है, ठीक है, और उसको प्री रेफरल फैसिलिटी होती है वो दी जाती है, ठीक है। प्री रेफरल फैसिलिटी इट मीन्स कि एक ही जगह के ऊपर उसको रखा जाता है, ठीक है, पर उस जगह के ऊपर उसका कोई फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक जगह से जो हायर स्टेटस वाला जो इंस्टीट्यूट होता है वहां पे उसको रेफर करने का जो नीड होता है, ठीक है, तो उस जगह के ऊपर पहुंचाने से पहले उसको प्री रेफरल फैसिलिटी होती है वो दी जाती है, मतलब रेफर करने से पहले की जो सिस्टम के अंदर जो एफर्ट होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल करवाने पड़ते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट नीड द इमरजेंसी सर्विसेज, और ऐसे जो चिल्ड्रंस जिसको इमरजेंसी सर्विसेज की नीड रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट रेफरल फैसिलिटी, और उनको रेफर करना होता है, ठीक है। तो इस ऐसी जो कंडीशंस वाले जो नीडेड यदि प्रोसेस होता है तो वो कोडिंग किए जाते हैं पिंक कलर के अंदर, ठीक है, मतलब पिंक कलर स्टैंड्स फॉर द चिल्ड्रंस इट इज इन द डेंजर स्टेटस, ठीक है, और उनको नीड फॉर द प्री रेफरल फैसिलिटी एंड द नीड फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज एंड द रेफरल फैसिलिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द
the color yellow. The yellow color stands for the OPD services and child need only the medical treatment. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन का केस होता है वो स्टेटस उसके अंदर इलनेस वाली कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है, बट उसको पर्टिकुलर ऐसी जो इंस्टीट्यूशन होता है तो वहां पे उसको अवेलेबल हो सकता है. उसको खाली जो ओपीडी सर्विसेज होती है, मतलब जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वाले जो सर्विसेज होती है, ओनली फॉर हॉस्पिटल के अंदर उसको विजिट करने के लिए जाना है, उसको प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको दिया जाएगा, और जो चिल्ड्रंस को नीड रहती है ओनली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसके द्वारा उसकी केयर होती है वो दी जा सकती है, ठीक है. तो ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं जिनका स्टेटस होता है कि ओनली फॉर जो ओपीडी के द्वारा वो मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा सही हो जाएंगे, तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज अ येलो कलर के अंदर उनको रखा जाता है, ठीक है. देन नेक्स्ट वन द ग्रीन कलर कोडेड, ठीक है. तो ग्रीन कलर कोडेड के जो चिल्ड्रंस का उनका जो क्राइटेरिया कैटेगराइज किया गया फॉर द चिल्ड्रन एट द इनिशिएट इलनेस, ठीक है, मतलब ऐसे जो चिल्ड्रंस जिनकी जो केस होता है, मतलब जो उनका जो केस होता है वो बेसिकली जो एक इनिशियल स्टेज के अंदर होता है, मतलब ये स्टार्टिंग फेज के अंदर, मतलब अभी तक जो स्टार्ट उसके अंदर थोड़ी बहुत अबनॉर्मलिटी आनी शुरू हुई है, ठीक है, तो उसी टाइम में उसको विजिट पे लेके जाता है, तो उनको एडवाइस किया सकता है कि आप घर के अंदर ही रह सकते हैं, वो उनको केयर फैसिलिटी उसको अंडर ऑब्जर्वेशन के अंदर उसको हम रख सकते हैं, ठीक है. इसी के अंदर हमको खाली क्या करना पड़ेगा कि उसकी जो सराउंडिंग होती है वो उसको सेफ्टी मेजर्स उसके अंदर मेंटेनेंस करना है, एंड द फॉलो अप द विजिट्स, मतलब जो रेगुलर जो फॉलो अप द विजिट्स, मतलब रेगुलर जो टाइम इंटरवल के बाद में उनको हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आपको आना है, पर उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, तो वो चिल्ड्रंस होता है उनको हम ग्रीन कलर के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है. Okay, so these all about the color coded management system included in the IMHCI. ठीक है, तो आज हमने IMHCI से रिलेटेड उसके जो एम्स क्या क्या है उनसे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया. Then next we identify about the various guidelines of the IMHCI and the color code management of the IMHCI, ठीक है. तो आज के लिए हमने ये डिस्कशन किया, ठीक है. नेक्स्ट द रिमेनिंग जो लास्ट उसका जो पोर्शन है, ठीक है, द केस मैनेजमेंट प्रोसेस. तो केस मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आफ्टरनून के क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच.